वही लाइव। अच्छा मैं लाइव जा रहा है, कब आ गया लाइव, उसको रिफ्रेश करते हैं। इसी में आगे लिखते हैं, आगे कुछ लिखते हैं। हेलो बेटा, गुड आफ्टरनून। हाँ गुड आफ्टरनून रितु, गुड आफ्टरनून बेटा, आवाज क्लियर है मेरा? जस्ट ए मिनट। हाँ गुड आफ्टरनून। हाँ खुशी, प्रज्वला, तान्या, शिवानी, गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। यस बेटा, करें स्टार्ट। देखो आप लोगों को याद होगा, लेट मी स्टार्ट बेटा, लेट मी स्टार्ट। यस फरीन, प्राची, लेट मी स्टार्ट। बेटा लास्ट क्लास में आपको याद होगा मैंने हाइब्रिडाइजेशन के बाद आपको शेप निकालनी सिखाई थी बेटा। शेप, कुछ शेप्स हमने सोल्व की थी, जिस शेप्स में थोड़ा सा मैं रिवाइज कर देता हूं आपको। कुछ शेप्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, वीएसईपीआर थ्योरी का हेल्प लेके किया था बेटा। तो वीएसईपीआर थ्योरी की हेल्प लेकर के जो हमने किया था कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन, सपोज एक बार रिवीजन कर लेते हैं। अगर हाइब्रिडाइजेशन आपका पहला एसपी था तब तो एक ही शेप बनती थी बेटा, वही चल रहा है बेटा। हाइब्रिडाइजेशन शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल चल रहा है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, वही टॉपिक चल रहा है हमारा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। पिछला टॉपिक कंटिन्यू है। तो अगेन मैं यहां दे देता हूं पॉइंट, और उसके साथ उसका आपको शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल दिख रहे हैं बेटा, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना तो विद द हेल्प ऑफ जो आज कर रहे हैं विद या बाय वीएसईपीआर थ्योरी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो इसके बेस पर बेटा आपको याद होगा कि हाइब्रिडाइजेशन करवाए थे मैंने कुछ लास्ट क्लास में जब हमने छोड़ा था। तो हाइब्रिडाइजेशन किया था एसपी, एसपी में हमने एक ही शेप किया था, जिसे सेंट्रल एटम है उसके साथ दो एटम अटैच होंगे, ए एटम के साथ दो बी अटैच होंगे बेटा। तो ये एंगल जाएगा 180 डिग्री। ये शेप किया था हमने, हाइब्रिडाइजेशन एसपी है तो एंगल 180, और इस शेप का नाम दिया था हमने लीनियर। फिर हमने दूसरा हाइब्रिडाइजेशन किया था बेटा sp2, इसमें दो टाइप की शेप पॉसिबल की थी हमने। एक ये किया था ना कि सेंट्रल एटम ए है, सपोज के साइड एटम बी है, फैन वाला एग्जांपल लिया था हमने, तीनों एटम इस टाइप से गए थे। देन ईच एंगल जो हमने किया था 120 डिग्री। लेकिन अगर एक एंगल कम हो जाएगा, तो ये हमने कहा था कि एक एंगल कम हो जाएगा, बॉन्ड कम हो जाएगा एक, तो एक लोन पेयर आ जाएगा। तो दो टाइप की शेप पॉसिबल थी। इस वाली शेप को हमने ट्राइगोनल बोला था, ट्राइगोनल प्लेनर। और ये वाली शेप हमने बैंड शेप या वी शेप बोली थी, वी शेप पढ़ा था हमने। तो दो टाइप की शेप पॉसिबल थी बेटा हाइब्रिडाइजेशन sp2 में। देन हम गए थे sp3 हाइब्रिडाइजेशन में। हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो sp3 में एक परफेक्ट शेप थी आपकी, इस टाइप की शेप। अगर 4 के 4 बॉन्ड हैं तो देन एंगल हमने किया था बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट एंगल किया था। एंड देन जो हमारे पास इसका शेप आया था टेट्राहेड्रल,
और कौन से शेप किए थे आप लोगों ने, आंसर भी दिए थे बेटा, याद हो तो आपको कि फिर दो शेप और पॉसिबल किए थे हमने, एक इस तरह का या लोन पेयर रह गया तो पिरामिडल, एंड अगर दो लोन पेयर रह गए, दो बोन्ड रह गए, देन हमने किया था बेटा बैंड शेप, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में बैंड शेप किया था। देन हम गए थे हाइब्रिडाइजेशन sp3d में। sp3d में परफेक्ट शेप था कि जैसे फैन का एग्जांपल, और अबो एंड बिलो बॉन्ड, टीबीपी बोला था बेटा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, टीबीपी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसमें आप कम करते गए थे बोर्ड इक्विटोरियल वाले, वन लोन पेयर ऐसे आ गया था तो इसको आपने शीशा शेप बोला था, और देन फिर एक कम और हो गया था, इसको टी शेप या एरो शेप बोला था बेटा। और लास्ट में जो है तीनों इक्विटोरियल पोजीशन वाले बॉन्ड चले गए तो लीनियर शेप बोला था। तो यहां तक हम लोगों ने किया था। लेट्स सी इससे आगे स्टार्ट करते हैं बेटा, इससे आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो अब हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, नेक्स्ट वाला हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। अगर बेटा हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2, sp3d2 में देखो आपके पास टोटल कितने दिखाई दे रहे हैं बॉन्ड या ऑर्बिटल। sp3d2 में एक s, 3p 2d, sp3d2 टोटल 6 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं आपको। अगर 6 ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं इट मीन 6 बॉन्ड है। तो 6 बॉन्ड ये कैसे कह सकते हो आप, 6 बॉन्ड बेटा हम इस टाइप से ले सकते हैं कि जैसे एक फैन है, फैन के 4 ब्लेड हो जाएं तो स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, एक स्क्वायर बन जाएगा, उस पर स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा। 4 बॉन्ड 90 डिग्री के ऊपर आ जाएंगे तो 4 बॉन्ड को आप ऐसे रख सकते हो sp3, 1 2 3 4 तो एक प्लेन में हो गए, तो ईच के बीच एंगल हो गया देखो 90 डिग्री। अब जैसे पंखे में आप 3 ब्लेड लेते हो, सपोज पंखे में आप 3 ब्लेड लेते हो तो पंखे में 4 ब्लेड ले लो। अगर पंखे के एज्यूम कर लो कि पंखा है उसके 4 ब्लेड हैं, अब उसके ऊपर एक एक्सिल ले लो, ऊपर एक एक्सिल और एक नीचे एक्सिल ले लो, जैसे टीबीपी में किया था वैसे ही आप इसको ऊपर और नीचे ले लो। बिल्कुल बेटा शिवानी बिल्कुल सही है। अब ऊपर एक ले लो ऐसे एक्सिल बॉन्ड, और एक बॉन्ड ले लो बेटा ऐसे। अगर आप ऐसे ले लेंगे तो इस टाइप का शेप निकल के आएगा। तो इस टाइप का शेप जो निकल के आएगा इसके 2 नाम है बेटा। अगर ये परफेक्ट ज्योमेट्री है या तो आप इसको बोल सकते हो स्क्वायर बाय पिरामिडल, स्क्वायर बाय पिरामिडल, या इसका दूसरा नाम बेटा है ओक्टाहेड्रल, या स्क्वायर बाय पिरामिडल बोल सकते हो, या इसको ओक्टाहेड्रल बोल सकते हो बेटा, ओक्टाहेड्रल। अब देखो इस ओक्टाहेड्रल में अगर मैं आपसे पूछूं 90 डिग्री एंगल कितना होगा, 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं बेटा, इसमें 90 डिग्री एंगल कितना होगा। देखो अगर इसमें 90 डिग्री एंगल की बात करते हैं तो जैसे पंखे का ब्लेड है और पंखे में ये आपके 4 बॉन्ड है, सपोज 1 2 3 ये 4 बॉन्ड है और उन सबके बीच 90 डिग्री एंगल है। तो बेटा 4 तो ये नहीं 12 आएंगे बेटा, पर जो 12 आएंगे बेटा। देखो ऊपर वाला जो एक्सिस है, देखो अपने उस दिन भी हमने सोचा था, मैंने फैन वाला एग्जांपल दिया था आपको कि फैन में पंखे का जो ऊपर वाला एक्सिस था 3 ब्लेड है तो 3 बॉन्ड तो ऊपर वाला बना रहा था और 3 नीचे वाला बना रहा था बेटा। तो आज 4 हैं तो ऊपर वाला जो पंखे के साथ जो चारों ब्लेड होंगे ऊपर वाले चारों के चारों, सपोज ये पंखे के ब्लेड तो प्लेन के अंदर है ना, ये देखोगे आप ऐसे प्लेन के अंदर है, एक प्लेन ये हो गया। अब इसके साथ ये प्लेन सपोज आपकी साइड वाला है तो ये 90 डिग्री हो गया, एक इधर वाला प्लेन है तो ये भी ऊपर के साथ 90 डिग्री हो गया, एक ये वाला प्लेन है 90, तो 4 हो गए। तो 4 ऊपर 4 नीचे 8 तो यही हो गए बेटा, और 4 जो है आपस में ये वाले 4 ये हो गए, तो टोटल 4 + 4 + 4 12 हो जाएंगे बेटा। तो 90 डिग्री एंगल देखेंगे तो आपके पास 12 हो जाएंगे। तो स्क्वायर पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में 90 डिग्री का एंगल 12 होता है। हर एक के बीच एंगल, जैसे मान लो मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये एंगल यहां से यहां के बीच कितना होगा, यहां से यहां के बीच कितना होगा, तो ये भी 90 डिग्री है बेटा। ये आपको बोर्ड पर नहीं दिखाई देगा, ये आपको बोर्ड पे नहीं दिखाई देगा, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, माइंड की आईज से विजुअलाइज करना पड़ेगा बेटा। पंखे में सोचो, पंखा 3 ब्लेड की बजाय आजकल 4 ब्लेड वाला पंखा भी आता है
और पंखे का ऊपर वाला जो एक्सेल होता है उसके साथ चारों के चारों ब्लेड 90 डिग्री बनाएंगे। आपको सामने नहीं दिखाई देगा, ड्राइंग में नहीं दिखाई देगा, लेकिन विजुअलाइज करोगे तो उसमें आपका विजन बिल्कुल क्लियर आएगा। क्लियर? स्क्वायर बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल में आपके जो हो जाएंगे वो टोटल 12 एंगल होंगे। अगर अब आपको क्या होना है कि लोन पेयर रखना है, तो यहां पर आपने नोट करना है कि आपने एक्सियल बॉन्ड ब्रेक करने। सपोज 6 के 6 बॉन्ड आ जाए, आपका 6 का 6 बॉन्ड है बेटा, 6 बॉन्ड है तो आप ज्योमेट्री बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल, या इसको बोलेंगे बेटा ऑक्टाहेड्रल। मान लो 5 बॉन्ड आ जाते हैं आपके, हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 है, बट बॉन्ड देयर आर ओनली 5, यू हैव ओनली 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, 1 लोन पेयर बट एट सेंट्रल एटम, 1 लोन पेयर एट सेंट्रल एटम, आपका सेंट्रल एटम पर 1 लोन पेयर भी है। तो इसमें क्या है कि आपको जो लोन पेयर जाएगा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, इस लोन पेयर को आपने एक्सियल पोजीशन पर रखना है, प्रेफर एट एक्सियल पोजीशन। देखो आपने sp3d हाइब्रिडाइजेशन किया था तो बेटा प्रेफर किया था इक्वेटोरियल पोजीशन पे। नाउ जो लोन पेयर या जो आपके एटम है जो ज्यादा रिपल्सन क्रिएट करते हैं उनको आपने एक्सियल पोजीशन पे रखना है, देन आपकी शेप देखो इस टाइप से निकलेगी। ये आपका स्क्वायर प्लेनर तो रहेगा लेकिन पिरामिड एक हो जाएगा, एक लोन पेयर आ जाएगा सेंट्रल एटम पर। इसको आप बोलोगे, ये जो शेप निकल के आया बेटा, इसको बोलोगे जो शेप निकला है स्क्वायर पिरामिडल। बिल्कुल सही शिवानी, स्क्वायर पिरामिडल, बिकॉज एक ही बॉन्ड जो है वो ऊपर जा रहा है, पिरामिडल। बट वही चीज है कि रिपल्सन होगा, रिपल्सन में नो 90 डिग्री एंगल, इसमें कोई 90 डिग्री एंगल नहीं होगा बेटा, नो 90 डिग्री एंगल। और अगर आपके पास 5 की बजाय 4 बॉन्ड रह जाएं, 4 बॉन्ड तो 2 लोन पेयर हो जाएंगे सेंट्रल एटम पर, 2 लोन पेयर। बट ये लोन पेयर जो होंगे वो आपके एट सेंट्रल एटम होंगे बेटा, लोन पेयर जो जाएंगे वो आपके सेंट्रल एटम पर जाएंगे। लोन पेयर आपका सेंट्रल एटम पर जाएगा तो इसका मतलब एक शेप और निकल आएगा आपका 4 बॉन्ड, ऊपर भी लोन पेयर नीचे भी लोन पेयर। इस ज्योमेट्री को आप बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। So you can see here there are 3 types of shapes possible. There are 3 types of shape possible in hybridization sp3d2. अगर आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है बेटा, अगर आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है तो 3 टाइप की शेप पॉसिबल है। इसमें एक तो परफेक्ट शेप होगी जिसमें 4 बॉन्ड एक प्लेन के अंदर, एक अबोव द प्लेन, एक बिलो द प्लेन। तो इस टाइप की जो शेप होगी उसको स्क्वायर बाइपिरामिडल, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलेंगे, या दूसरा नाम इसका बेटा होगा ऑक्टाहेड्रल। और दूसरा जो आपने करना है, सपोज एक ऊपर वाला एक्सेल हटा दिया आपने तो सिर्फ नीचे की तरफ एक एक्सेल रहेगा, इसको बोलेंगे आप स्क्वायर पिरामिडल। अगर ऊपर और नीचे दोनों का एक्सेस हटा देंगे तो इसको आप बोलेंगे बेटा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर। तो अब आपने ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर कि जो आपके लोन पेयर जा रहे हैं, जो लोन पेयर जा रहे हैं, तो ये वाला पॉइंट, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर या जो बॉन्ड पेयर होते हैं आपके, वो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर जाते हैं। तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर जाते हैं तो यहां पॉइंट क्या लिख सकता हूं मैं आपको, आप नोट में क्या याद रखोगे, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएगा। इन sp3d2 hybridized species, in sp3d2 hybridized species, lone pair or more repulsive, lone pair or more repulsive, multiple bond or large atom or large atom occupy at axial position. It should be kept in mind in sp3d2 hybridization, axial position.
एक्सियल पोजीशन, मल्टीपल बॉन्ड आर ऑक्यूपाई एक्सियल पोजीशन प्रीफरेंसली। अब पॉइंट आता है बेटा कि आप कहोगे कि सारे एंगल जो है 90 डिग्री है, लेकिन सारे 90 डिग्री है बेटा, 180 डिग्री भी है। देखो ये एंगल सारे 90 डिग्री हो गए आपस में, लेकिन ये वाला एंगल तो 180 डिग्री है ना, यहां जब भेजोगे तो दूर चला जाएगा बेटा। तो लोन पेयर यहां पर 180 डिग्री है, क्योंकि बाकी ये एंगल सेम पड़ रहे हैं, तो ये एंगल देखेंगे ज्यादा दूरी पर कौन से आ रहा है, तो 180 डिग्री पर चला जाएगा ये एंगल 180 डिग्री। और यहां पर देखो ये भी 180 डिग्री पर, यहां पर 180 डिग्री पर। ऐसा रखने पर हमें क्या है कि लोन पेयर को हम किसी भी पोजीशन के ऊपर रख सकते हैं। तो एक्चुअली क्या है कि जो भी एक्सिस करते हो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, आप अगर सोचो कि सर मैं यहां लोन पेयर रख देता हूं, रख दो ना, यहां लोन पेयर रख दोगे तब भी आपकी शेप उसी तरीके की जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। देखो स्क्वायर प्लेनर। तो दो लोन पेयर कहीं भी आप 180 डिग्री पर किसी भी एक्सिस पर रख दो तो एक्सियल ज्यादा इजी है, इसलिए हम एक्सियल पोजीशन पर लेंगे। एक्सियल पोजीशन पर लेने पे बेटा 180 डिग्री पर जाएगा, एक्सियल पोजीशन पर लेने पे 180 डिग्री पर। एक एक्सियल एक इक्वेटोरियल नहीं ले सकते आप, एक इक्वेटोरियल, सारे एंगल इक्वल हैं, लेकिन आपके 90 डिग्री भी एंगल है, 180 डिग्री भी एंगल है। तो अब मैं अगर लोन पेयर, निखिल जरा समझें इस बात को, मैथमेटिकल बात है, अगर मैं दोनों 90 डिग्री पर रखूं, दोनों 180 डिग्री पर रखूं, या एक 90 पर रखता हूं लोन पेयर और एक 180 डिग्री पर, रिपल्सन देखो कम कब होगा, रिपल्सन सबसे कम कब होगा, जब मैक्सिमम डिस्टेंस आएगा, और मैक्सिमम डिस्टेंस ये है बेटा 180 डिग्री। तो अब आप जब आमने सामने रखते हो, दो यहां रख देते हो तो 180 डिग्री पर चले जाते हैं, तो ये वाली पॉसिबिलिटी आती है। इसलिए जो है हमें 90 के साथ साथ 180 डिग्री एंगल को भी देखना है। तो दो लोन पेयर को आपको 180 डिग्री पर, मैथमेटिकली अगर जो बात याद रखनी है वो याद रखनी है कि दो को आपने 180 डिग्री पर रखना है बेटा। इसलिए sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर और रिपल्सिव मल्टीपल बॉन्ड या लार्ज एटम आपको एक्सियल पोजीशन पर रखने हैं, याद रखने के हिसाब से इजी रहेगा। मतलब दो को 90 पे नहीं रख सकते, दो को, एक को 90 को, एक को 180 पे नहीं रख सकते, दो को 180 पे रखो, मैक्सिमम डिस्टेंस हो जाएगा। सपोज मैं इसमें एक क्वेश्चन बनाता हूं आपके लिए, आपसे मैं कहता हूं कि मेरे पास ये एक ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल है बेटा, ये देखो, सपोज आप आंसर देना, मेरे पास ये एक ऑक्टाहेड्रल एग्जांपल है, हर जगह पे एंगल इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर 180 डिग्री जा रहे हैं। अब 180 डिग्री मेरे पास जा रहे हैं, तो मुझे यहां पर ये 180 डिग्री पर जा रहा है। अब मैं कहता हूं कि मैं एक लोन पेयर रखता हूं यहां पर और एक रखता हूं बेटा यहां पर, तो सोचो दोनों लोन पेयर कितने डिग्री पर है। मैं 3 डायग्राम दे रहा हूं बेटा, आपको आंसर देना आप लोगों ने। मैंने एक ये एग्जांपल रखा, एक ये एग्जांपल रखा, मैंने एक लोन पेयर यहां रखा और एक लोन पेयर जो है आपका यहां रख दिया, और एक लोन पेयर सपोज रख दिया यहां पर। और एक एग्जांपल मैंने बेटा ऐसे लिया, एक लोन पेयर यहां रखा, एक लोन पेयर यहां रखा, और एक एग्जांपल ये ले लिया, एक लोन पेयर यहां रखा, एक लोन पेयर यहां रखा। अब बताओ सबसे स्टेबल कौन से वाला है बेटा, इस वाले और इस वाले के बीच देखो एंगल कितने डिग्री का है। फर्स्ट वाले में देखो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री का, इसमें देखोगे तो इसमें भी देखो बेटा 90 डिग्री का, इसमें देखोगे तो दोनों एक दूसरे के 180 डिग्री पर, और इसमें देखोगे इसमें भी 180 डिग्री पर बेटा, इसमें भी देखो 180 डिग्री पर है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये एक जैसी बात है, वो बस अलग घुमा के लिखा हुआ है एक ही मॉलिक्यूल को। आप सीधा बिल्कुल शुभ्रो 180 डिग्री वाला आप आंसर देंगे, 180 डिग्री, ये ज्यादा मोर स्टेबल होंगे क्योंकि रिपल्सन कम है, ज्यादा डिस्टेंस पर है ऑक्टाहेड्रल में इनके कंपैरिजन में। और ये एक ही बात है, क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री है ना, तो बनाने से मतलब नहीं होता है, हमें बनाने से मतलब नहीं होता बेटा, आपको एंगल चेक करने होते हैं। sp3d2 में अगर आपके पास सपोज यू हैव 2 लोन पेयर, देन यू गो ऑन
एक्सियल पोजीशन प्रेफरेंसली, एक्सियल पोजीशन प्रेफरेंसली। सपोज लेट मी चेक सम एग्जांपल। बिल्कुल अंशिका, दीपांशु, बिल्कुल 180 मतलब डायगोनल पे, बिल्कुल सही, सही तरीका है। डायगोनल से याद रख सकते हो बेटा आप। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने कुछ एग्जांपल शेयर किए आपके लिए। देखो कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल दे दिया SF6, इसका आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ लिया, इसका आपसे शेप पूछ लिया मैंने SF6। एक एग्जांपल दे दिया मैंने XCOF4 और एक एग्जांपल ले लिया मैंने आपके लिए XCF4। यू कैन सी हियर 3 एग्जांपल, यू कैन 3 एग्जांपल। देखो SF6 हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फार्मूला यूज करो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर सेंट्रल एटम। सल्फर सेंट्रल एटम में तो बेटा 6 आएगा, फ्लोरीन मोनोवेलेंट एटम में तो 6 ऐड करोगे, 6 और 6 2 आ गया। तो आपका पहला हाइब्रिडाइजेशन देखो 6 वाला हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2। इसमें देखो, इसमें भी 6, ऑक्सीजन तो काउंट करना नहीं है, फ्लोरीन 4, जिनोन तो 8, जिनोन है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, फ्लोरीन है तो बेटा 4/2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आएगा। XCF4 में देखो 8 और +4/2, इसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3d2। तो आप इन अमोंग 3 केसेस, आप तीनों केसेस में अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालना चाहते हो तो बेटा सेम आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन आपका तीनों में सेम आए। तो अब शेप चेक करना है, तो शेप कैसे हो सकता है? देखो अगर आप शेप देखेंगे तो शेप के अंदर देखो, अब आपके पास शेप में ये चीज आ रही है sp3d2 और 6 के 6 बॉन्ड देखो, तो परफेक्ट शेप आ गई। सल्फर बीच में, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, यहां फ्लोरीन, तो शेप देखो आपका परफेक्ट शेप आ गया। तो ये क्या हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर बाई पिरामिडल, SBP, स्क्वायर पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल भी बोल सकते हो। दूसरे में देखो आपके पास 4 बॉन्ड हैं और एक, अब देखो यहां पर क्या क्या है, 4 तो आपके सिंगल बॉन्ड वाले फ्लोरीन, 1 आपका डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन, 4 और 5, 1 और होगा, 1 लोन पेयर आ गया। तो 1 लोन पेयर आ गया, ऑक्सीजन और लोन पेयर आपको प्रेफरेंसली एक्सियल पोजीशन पे ले जाना है। एक्सियल पे मतलब 180 डिग्री पे ले जाना है लोन पेयर, चाहे 2 लोन पेयर हो चाहे मल्टीवेलेंट एटम हो बेटा आपका। तो यहां पर अगर आप लेके जाओगे तो XC, एक सपोज डबल बॉन्ड हो गया, ये लोन पेयर, इसको आपने डायगोनली रख दिया या 180 डिग्री पर रख दिया, बाकी फ्लोरीन रख दो। तो देखो बेटा शेप क्या आ गया आपका, शेप आया स्क्वायर पिरामिडल, इसमें हमारा स्क्वायर पिरामिडल आ गया। और ये वाला केस देखो XCF4 वाला, XCF4 में 4 आपके सिग्मा मतलब फ्लोरीन बॉन्ड हो गए तो 2 लोन पेयर आ गया आपके पास, टोटल 6 है। अब 2 लोन पेयर जो है वो आपको 180 डिग्री पे रखना है, तो XC 2 लोन पेयर यहां आ गया तो फ्लोरीन इधर आ गया। तो ये आपकी शेप देखो क्या आ गई, इसको आप बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो शेप आपका स्क्वायर प्लेनर आ गया बेटा। तो तीनों का हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट आप देख रहे हैं कि आपके शेप जो है वो अलग अलग निकल के आ रहे हैं, शेप सबके अलग अलग आ रहे हैं। क्लियर बेटा? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में इस टाइप से आप जो है एग्जांपल शेयर कर सकते हो। अब आपके पास एक देखो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके पास है, एक तो गैसियस PCl5, गैसियस PCl5 और एक होता है सॉलिड PCl5। मतलब एग्जामिनर आपसे PCl5 करता है बेटा, अगर एग्जामिनर आपसे PCl5 की बात करता है तो आपको यह देखना होगा कि गैसियस है या सॉलिड है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है तो दोनों कंसीडर करने बेटा। जो गैसियस होता है ये कोवलेंट कंपाउंड है, ये आपका कोवलेंट PCl5 है। कोवलेंट में आप हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे जैसा दिखता है बिल्कुल वही, हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो 5 फास्फोरस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और 5 जो है मोनोवेलेंट एटम है बेटा बाई 2, तो हाइब्रिडाइजेशन देखो 5 का आ गया, 5 का आ गया तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया। सपोज इफ वी हैव गैसियस PCl5, बिल्कुल शिवानी sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ गया, और हमारे पास 5 के 5 जो है वो
क्लोरीन है, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका शेप भी नहीं बता सकते हो आप, शेप भी डिसाइड करते हो बेटा, शेप क्या आ जाएगा देखो, परफेक्ट Cl 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 Cl। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ऑफ गैसियस PCl5 और उसकी शेप जो आ गई वो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल आ गया। बट अगर बेटा सॉलिड PCl5 हुआ तो ये एक आयनिक कंपाउंड है, इट इज द आयनिक कंपाउंड, इट इज द आयनिक कंपाउंड, बिल्कुल विधि ये TBP हो गया पहले वाला, बट इट शुड बी कीप इन माइंड इट इज द गैसियस PCl5 और कोवलेंट PCl5। इफ PCl5 is another form in another form like solid PCl5 then it is the ionic compound and you know ionic compound जो होते हैं उसमें प्लस और माइनस होते हैं, कैटायन होते हैं, तो एक्चुअल में ये आपका जो एग्जिस्ट करेगा वो ऐसे करेगा, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव। अगर ये आयनिक है तो आयनिक है तो PCl4 वाला जो आएगा वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, टेट्राहेड्रन, वो आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा बेटा, और PCl6 वाला 6 बॉन्ड वाला आ जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d2, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा बेटा, sp3 एंड sp3d2 मतलब ऑक्टाहेड्रल। नाउ आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड कि इफ क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ फास्फोरस इन PCl5 देन व्हाट इज योर आंसर बेटा, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5, if हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 ये आ जाए हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ PCl5 तो बेटा तीनों देने आपने, आप तीनों आंसर देंगे, sp3db, sp3b एंड sp3d2 भी देंगे, बिकॉज यहां पर मेंशन नहीं है कि PCl5 कौन सा है, PCl5 गैसियस है या PCl5 आयनिक है। तो क्लियर कि अगर आपके पास PCl5 गैसियस आ जाता, स्पेसिफिकली गैसियस आ जाता देन नो प्रॉब्लम, गैसियस हो जाता तो PCl5 गैसियस अकेला मॉलिक्यूल होता, कोवलेंट और उसके 5 बॉन्ड होते एंड देन वी राइट द हाइब्रिडाइजेशन sp3d। लेकिन अगर सपोज सिर्फ सॉलिड PCl5 आ जाता, सॉलिड PCl5 मतलब आयनिक कंपाउंड PCl5 आ जाता तो हम दूसरे वाले साइड जाते, हम कहां जाते आप, हम जाते कि कैटायन और एनायन में, PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, तो sp3 एंड sp3d2 दोनों हाइब्रिडाइजेशन होते। तो एक चीज देख रहे हो आप, अगर क्वेश्चन ये आ जाता मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फॉस्फोरस, तो बेटा आप ये आंसर देंगे, देखो फॉस्फोरस में कहां तक फॉस्फोरस बॉन्ड बना रहा है आपका, बिल्कुल फरीन 6 आंसर देंगे बेटा। मैक्सिमम कोवेलेंसी आप विद एग्जांपल बताएंगे कि PCl6 नेगेटिव बनता है, जैसे आपने नाइट्रोजन वाले केस में किया था ना लास्ट क्लास में, अभी 2 छुट्टी होगी, बीच में एक टेस्ट भी आ गया आपका, तो याद होगा आपको कि मैंने नाइट्रोजन वाले केस में कहा था कि वहां तो मैक्सिमम 4 था बेटा, नाइट्रोजन के केस में मैक्सिमम 4 था, बिल्कुल सही बेटा सरफराज, गुंजन, विधि, अगर यही केस नाइट्रोजन में आता तो आंसर 4 था, लेकिन यही केस फास्फोरस का आ रहा है लेकिन क्लोरीन के साथ। एक चीज और याद रखनी है, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस विद क्लोरीन, विद क्लोरीन, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस विद क्लोरीन, तो आंसर बेटा 6 देना है। क्यों क्लोरीन ही क्यों बोल रहा हूं, जैसे इसी का एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं यहां पर, जो PBr5 है, ये भी 2 टाइप का है, गैसियस PBr5 एंड आयनिक PBr5, आयनिक PBr5, गैसियस PBr5 गैसियस वैसा ही है जैसा हाइब्रिडाइजेशन आपने किया sp3d, लेकिन जो आयनिक है बेटा, फिर आयनिक का जो है वो चेंज है, इसमें क्या आता है PBr4 पॉजिटिव प्लस Br नेगेटिव आता है, प्लस BBr नेगेटिव आता है। देखो डिफरेंस देखो, क्लोरीन वाले और इसमें डिफरेंस देखो, अगर फास्फोरस ब्रोमीन के साथ आएगा तो ब्रोमीन का साइज बड़ा है बेटा,
ब्रोमीन का साइज बड़ा है तो 6 ब्रोमीन फास्फोरस के सराउंडिंग नहीं आ सकते। अगर जगह छोटा है, अगर छोटे एटम है तो ज्यादा आ जाएंगे, बड़े एटम है तो ज्यादा नहीं आ पाएंगे। तो फास्फोरस के सराउंडिंग, अगर आप देखोगे कि फास्फोरस के सराउंडिंग क्लोरीन जो छोटे हैं वो 6 अरेंज हो जाएंगे, 4 प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन ब्रोमीन 6 अरेंज नहीं हो पाएंगे, अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ब्रोमाइड अकेला एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपके पास PbR5 आ जाए तो आंसर बदल जाएंगे बेटा, आंसर बदल जाएंगे आपके। यहां पर PbR5 में अगर आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा तो 2 ही टाइप के पॉसिबल हैं, sp3d एंड sp3। और मैक्सिमम कोवेलेंसी बताओ जरा बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, अगेन क्वेश्चन आ गया। मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस बट विद ब्रोमीन, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस विद ब्रोमीन, ये 5 ही रहेगा, तब आंसर बेटा 5 आएगा। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस विद ब्रोमीन, तो आपका आंसर बेटा 5 ही रहेगा। तो समझ रहे होंगे कि लेवल क्वेश्चन के कि रट्टे से के साथ साथ मतलब कंसेप्ट भी क्लियर होने चाहिए बेटा। एक ही क्वेश्चन से आंसर देखो कैसे हो गया, जैसे मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ फास्फोरस, फर्स्ट है विद क्लोरीन, तो आंसर दिया आपने 6। एग्जाम्पल लिया PCl6 नेगेटिव। अगर किया ब्रोमीन तो आंसर है 5, आंसर दिया PbR5। विद हाइड्रोजन तो आंसर हो जाएगा बेटा 4। हाइड्रोजन जो है उसमें इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट नहीं हो सकता, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव विद हाइड्रोजन 4, जैसे PH4 पॉजिटिव। और नाइट्रोजन का जैसे होता है, नाइट्रोजन का भी NH4 पॉजिटिव बनता है। तो यहां पर हमारी कुछ इस टाइप की प्रॉब्लम भी आती है बेटा कि PCl5 एग्जिस्ट, लास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, कंपटीशन में आया है, PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट, वाई? क्या आंसर देंगे? PCl5 एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट। PCl5 आपका एग्जिस्ट है, NCl5 नॉट, सीधा सा आंसर। नाइट्रोजन में नो वैकेंट डी ऑर्बिटल। इसलिए इलेक्ट्रॉन आगे एक्साइट नहीं होगा बेटा। लेकिन फास्फोरस के अंदर देखते हो आप वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट। लेकिन 2 बातें याद रखनी है, एक नहीं बेटा, आपके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, प्लस दूसरी चीज जो देखनी है आपने, वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम है, साइड एटम में हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इससे क्या फर्क पड़ता है देखो, इसमें देखो फास्फोरस जो होते हैं, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल नाइट्रोजन, देखो फास्फोरस जो होता है बेटा, दोनों चीजें याद करनी है। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 15 है, तो आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 और 3d, थर्ड शेल स्टार्ट हो गया तो 3d देखो वैकेंट है। लेकिन वैकेंट होने से काम नहीं चलेगा बेटा, क्योंकि यहां 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 3 इलेक्ट्रॉन है और d आपका वैकेंट है। बट फास्फोरस में ऐसे काम नहीं चलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं गेट एक्साइटेड, इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बट in presence of high electronegative atom। अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है एज हेलोजन और ऑक्सीजन, नॉट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में ये एक्साइट नहीं हो पाते हैं, तो
तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में तो आपके 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड, ये है तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो 4 ही हो सकती है कोवेलेंसी फास्फोरस की। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन आगे चले जाएंगे, तो देखो आपके पास 1 2 3 4 5 तक बॉन्ड हो सकते हैं। इवन आगे वैकेंट वाला ऑर्बिटल भी यूज हो जाएगा तो 6 तक भी जा सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि यहां तो 5 वाला आंसर देना है। तो 5 बॉन्ड क्यों बना सकता है? बिकॉज इसके पास प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट एक्साइटेड बट इन प्रेजेंस ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और वैकेंट डी ऑर्बिटल है प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन जो आगे जंप करके 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बना सकता है, तो 5 बॉन्ड बन सकते हैं बेटा। यही रीजन है कि PCl5 इज एग्जिस्ट बट NCl5 नॉट। सिमिलरली ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, आपने आंसर देना बेटा। इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ रहा हूं आपसे, PCl5 is exist but PH5 is not. Why? आंसर दो। मतलब फास्फोरस क्लोरीन के साथ तो 5 तक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन आपके बॉन्ड जो है PH5 नहीं बना सकता। तो आंसर अभी अभी मैंने बातों बात बताइए, क्या आंसर दोगे बेटा? क्या आंसर आएगा? क्या आंसर दे सकते हैं? PCl5 is exist but PH5 is not. इवन फास्फोरस के पास वैकेंट ऑर्बिटल भी है। नो एक्साइटेशन, नो एक्साइटेशन का रीजन, वेरी गुड सरफराज, नो एक्साइटेशन का रीजन देना है बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बिकॉज हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो दोनों का प्रेजेंस जरूरी है बेटा, दोनों चीजें समझनी जरूरी है कि वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए, एक्साइटमेंट के लिए जगह होनी चाहिए, और उसको एक्साइटमेंट कराने वाला होना चाहिए। एक्साइटमेंट जो इलेक्ट्रॉन का करवाएगा वो हमेशा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कराएगा। तो हैलोजन या ऑक्सीजन होते हैं तभी इलेक्ट्रॉन आगे हो सकता है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। हाइड्रोजन बिल्कुल सही। तो दोनों आंसर बेटा ध्यान से देने हैं आपने। और अब अगर आप देखें तो अल्टीमेटली क्या है कि अगर आपका लास्ट आ जाए, लास्ट हाइब्रिडाइजेशन जैसे sp3d3, तो sp3 जो dt हाइब्रिडाइजेशन है उसमें आपके 5 बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे। अभी तक इसका एक ही एग्जांपल जो है अवेलेबल है। ऐसे 5 बॉन्ड है, मतलब पंखे में 5 ब्लेड, और अबो और बिलो प्लेन बन जाएंगे। तो यहां के अंदर वाले एंगल 72 डिग्री होंगे, ये वाले एंगल 90 डिग्री होंगे, और एक्सियल ऊपर वाला 180 डिग्री होगा। इस शेप को बोलेंगे पेंटागोनल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल, इस टाइप का पेंटागोनल बाय पिरामिडल। एक एग्जांपल अवेलेबल है IF7, एक एग्जांपल अभी तक अवेलेबल है IF7। इस टाइप से यू कैन सी हेयर कि आप डिफरेंट स्पीसीज का इवन हाइब्रिडाइजेशन, इवन आप शेप डिसाइड कर सकते हैं। और इसमें जो हेल्प ले रहे हैं आप, वो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का हेल्प ले रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे ये कुछ चीजें यूज की हैं कि अगर सेंट्रल एटम पर लोन पेयर बॉन्ड पे, सारी चीजें मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि लोन पेयर में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। अगर पेयर की बात करें तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में उससे कम, और सबसे कम बॉन्ड पेयर। मैंने तो इससे भी आयोडीन हेक्साफ्लोराइड बेटा, IF7 आयोडीन हेक्साफ्लोराइड। जैसे मैं आपसे पूछूं इसका नाम क्या दोगे आप? जैसे मैं आपसे नाम पूछूं कि भाई आप इसका क्या नाम दोगे? HF तो आप बोलते हो हाइड्रोजन फ्लोराइड, OF2 तो बोलोगे ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। ऐसे ही IF7 पूछ रहे हो बेटा, तो आयोडीन हेक्साफ्लोराइड, आयोडीन हेक्साफ्लोराइड। तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन थ्योरी का हेल्प लेकर के हम जो है ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट मैं ऑलरेडी पिछली क्लास और इस क्लास वाली पीपीटी साथ में लेके चल रहा हूं, तो मैं सारे आपको चीजें बता चुका हूं। अब देखो आप, अब मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, कुछ रिहर्सल के लिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखो एटॉमिक नंबर ऑफ टिन इज 50, तो शेप ऑफ गैसियस SnCl2 कौन से वाला शेप करेक्ट है बेटा? एटॉमिक नंबर ऑफ टिन इज 50,
शेप ऑफ गैसियस SnCl2 मॉलिक्यूल। आप वो जो इंफॉर्मेशन दे रहा है उसकी बजाय जो आप लोगों ने तरीका यूज किया बेटा वो यूज करो। SnCl2 का शेप निकालना है तो आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो, फिर VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग लोन पेयर को एडजस्ट करो। क्या आंसर हो सकता है? देखो पर्दुला का आंसर आ गया है बैंड शेप। पर्दुला का आंसर है बैंड शेप। किसी और का आंसर? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, कौन से वाला आंसर होगा? बैंड शेप है तो क्या आंसर दोगे ABCD में? दीपांशु डी, शुभ्रो बैंड, अंशिका डी। देखो बेटा आप इसके निखिल डी, तानिया डी, बहुत सारे बच्चों का डी आंसर आ रहा है। इसकी वजह आप कैसे जाते? SnCl2 जो मैंने आपको तरीका सिखाया वो यूज करोगे। हाइब्रिडाइजेशन टिन कार्बन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इवन ये एग्जांपल किया था हमने क्लासरूम में, 4 + 2/2। तो हाइब्रिडाइजेशन कितने वाला आ गया? 3 का हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। लेकिन sp2 में तो 2 ही Cl बॉन्ड है तो 1 लोन पेयर हो गया ऑन सेंट्रल एटम। प्रैक्टिस ये रखो बेटा, ऑन सेंट्रल एटम तो इसका मतलब Sn पर 1 लोन पेयर 2 Cl आ गई। टोटल लोन पेयर पूछता तो बेटा ये भी यूज कर लेते हम। क्लोरीन जो है आपका, जो क्लोरीन है वो क्लोरीन हैलोजन है, हैलोजन है तो साइड एटम भी देंगे। बिल्कुल सही है बेटा शिवानी, यासा, संध्या, बिल्कुल सही। तो शेप ऑफ SnCl2 बैंड शेप, बैंड शेप या दूसरा नाम इसका V शेप। बैंड शेप और V शेप देंगे। ये क्वेश्चन देखो बेटा आपका, विच अमोंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट फ्लैट? विच अमोंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉट फ्लैट? फ्लैट का मतलब होता है कि भाई, फ्लैट का मतलब होता है प्लेनर। इसमें से कौन सा प्लेनर नहीं है, हमें ये बताना है। इनमें प्लेनर कौन से वाला नहीं है? नॉट फ्लैट, एक प्लेन में सारे एटम नहीं है। बेस्ट तरीका है एंगल देखो जिसमें 120 डिग्री के एंगल नहीं आ रहे हो, 120 डिग्री के एंगल नहीं आ रहे हो, उसमें आंसर होता है। मतलब जिसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो आपके sp और sp2 वाले। जब कभी भी, एक और तरीका है, जब भी आपके पास sp या sp2 हो, इजी तरीका है, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली प्लेनर, मोस्टली कह सकते हो। तो ये तरीका आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो बेटा। SO3 तो नहीं बेटा, हर्षिता गलत कर दिया, शुभ्रो गलत कर दिया। नॉट फ्लैट पूछ रहा है, नॉट फ्लैट, नॉट फ्लैट। देखो डी वाला ऑप्शन C2H6, अगर C2H6 है तो इसका मतलब C के साथ 3H आएंगे। ऐसे क्वेश्चन में बहुत फंसते हो आप लोग, लेकिन फंसने का काम होना नहीं चाहिए बेटा। जैसे मैंने आपको इजी तरीका बताया, पहले तो आप देख लिया करो कि जिसमें भी sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बाहर जा रहा है, कोई sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन से बाहर जा रहा है, इसका मतलब वो जो है फ्लैट नहीं है, नॉट फ्लैट हो गया, मतलब वो प्लेनर नहीं होगा, नॉन प्लेनर होगा। पहले तो यही तरीका चेक कर लिया करो। तो इसमें सीधा सीधा दिख रहा है, विधिदिष्ट गलत आंसर है ये बेटा, नॉट फ्लैट मतलब नॉट प्लेनर। घूम गए बहुत सारे बच्चे, क्वेश्चन से ही घूम गए। नॉट प्लेनर तो जिसमें sp या sp2 होता है मोस्ट ऑफ प्लेनर होता है। अगर इसके अलावा कोई हाइब्रिडाइजेशन दिखा रहा है तो इसका मतलब वो प्लेनर नहीं है बेटा। देखो ये कार्बन, इस कार्बन के चारों तरफ 4 टाइप के बॉन्ड आ रहे हैं, मतलब एल्केन है। एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है और sp3 कभी भी प्लेनर नहीं होता बेटा। sp3 जो होते हैं वो नॉट प्लेनर, sp3 जो है वो आपका प्लेनर नहीं है। sp3 प्लेनर नहीं हो सकता, वो तो टेट्राहेड्रल जाएगा कार्बन। तो इसका मतलब नॉट प्लेनर में पहले तो sp2, बाकी में देखोगे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। जैसे बेंजीन का बनाओगे तो बेंजीन में ये अंदर डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिव, यहां हाइड्रोजन होता है तो 1 2 3, ये देखो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया। तो जहां sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाए वहां तो प्लेनर होने के चांसेस ज्यादा है।
C2H4 इथीन है, क्लियर है। देखो C2H4, तो आपने क्वेश्चन सॉल्विंग के तरीके भी सीखने हैं। तो कार्बन आ गया, देखो मोस्ट ऑफ केसेस में ये हाइब्रिडाइजेशन, देखो sp2 आ गया। तो जहां sp2 SO3 जिन बच्चों ने दिया है वो तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, वो तो क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है। SO3 का तो हाइब्रिडाइजेशन ही sp2 आया था, वो तो प्लेनर है ही। प्लेनर क्या मतलब अच्छी तरह से समझ लो, बहुत बच्चों को बहुत दिक्कत होती है। प्लेनर, प्लेनर इंग्लिश यूज करो माइंड में। प्लेनर, एक प्लेन पर, सारे एक प्लेन पर होते हैं। जैसे ये आपका, मेरा हाथ है आपके सामने, इसमें ये सारी की सारी उंगलियां, ये प्लेन है। हथेली हमारी प्लेन होती है, बहुत लोगों को सुना होगा, अनपढ़ गवार लोगों को भी सुना होगा, वो भी कहेगा कि मेरा हाथ जो है ना वो बिल्कुल प्लेन है यार। प्लेन का मतलब है एक ही जगह पर है सारी उंगलियां, ये तो ऐसे कर लो तो ये भी प्लेनर हो गया। तो पंखे के तीनों ब्लेड एक प्लेन में होते हैं। तो ऐसा सबसे ज्यादा होने के चांसेस कहां है? जहां पर sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 या sp3d2 में पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन sp और sp2 सबसे पहले हो जाएगा बेटा। तो विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट फ्लैट, मतलब नॉट प्लेनर। प्लेनर कौन सा नहीं है? तो जिसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा वो प्लेनर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखो बेटा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ऑफ द थ्री मोलिक्यूल XCF4, SF4, SiF4 on which have tetrahedral structure, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। टेट्राहेड्रल, पहले तो एक ही बात, या भाई क्वेश्चन हमेशा होता है, कहां से सोल्व होता है बेटा? क्वेश्चन हमेशा सोल्व होता है कि एक ही आपका सीधा पॉइंट हो कि यहां से सोल्व हो जाएगा हमारा क्वेश्चन। तो वो विच कह रहा है विच हैव टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो टेट्राहेड्रल का मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3 होना चाहिए पहला, और 4 बॉन्ड होने चाहिए। जिसको ये बात क्लियर है वो अपने आप आंसर दे देगा। जिसके पास 4 बॉन्ड हो और sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो वो आपका आंसर हो सकता है। तो जिसको ये बात क्लियर है ना टेट्राहेड्रल की, तो वो कहीं और घूमेगा ही नहीं, वो अपने आप आंसर दे देगा। टेट्राहेड्रल, तो टेट्राहेड्रल में बात याद रखनी है, हाइब्रिडाइजेशन, इसीलिए तो इसी से सोल्व करना सिखाया है सब कुछ बेटा। हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3 विद 4 बॉन्ड। जहां 4 बॉन्ड हो और sp3 हो हाइब्रिडाइजेशन, क्लियर कट टेट्राहेड्रल होगा वो। तो देखो कुछ बच्चों ने जैसे अभी गलत आंसर दिया, ए दिया किसी ने, है ना, तो ए तो कहीं से नहीं बनता, लेकिन जैसे ही मैंने ये हिंट दिया तो बहुत सारे बच्चों के आंसर आने लग गए। तो ये चीज आपके दिमाग में भी स्ट्राइक करनी चाहिए बेटा, ये भी आपके दिमाग में स्ट्राइक करनी चाहिए कि अगर टेट्राहेड्रल वर्ड आ गया है, अगर बेटा टेट्राहेड्रल है तो याद रखना, टेट्राहेड्रल है तो पहले क्या चेक करोगे, sp3d हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है या नहीं आ रहा है, विद 4 बॉन्ड, विद 4 बॉन्ड। तो इसमें देखो पहला एग्जांपल ओनली SiF4, तो Si है तो सिलिकॉन कार्बन फैमिली का है, कार्बन फैमिली का है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए 4 + 4/2, 4 वाला आ गया। तो हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 दिख रहा है, और बॉन्ड देखो 4, बॉन्ड भी 4 दिखाई दे रहे हैं, तो sp3 विद 4 ये तो हो ही गया। खैर अब SF4 और XCF4, तो बेटा मूर्ख नहीं बनना है, 4F देख के नहीं बोल देना है कि वो टेट्राहेड्रल हो जाएगा। ऐसा जो देखते हैं वो फुलिश लोग हैं, इसका मतलब उन्हें कुछ नॉलेज ही नहीं है। SF4 अगर देखा है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालो, अपने आप पता लग जाएगा। सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, प्लस 4/2 हाइब्रिडाइजेशन 5 हो गया। sp3d, तो sp3d में कभी टेट्राहेड्रल नहीं हो सकता, sp3d में हो ही नहीं सकता बेटा। टेट्राहेड्रल कैसे हो जाएगा? टेट्राहेड्रल तो एक ही टाइप के हाइब्रिडाइजेशन में होता है, वो sp3 है। तो सोच ही कैसे सकते हैं, वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा सोचते हैं कि SF4 4 फ्लोरीन देख लिया। ऐसा कुछ मैंने बताया ही नहीं, किसी भी टीचर ने नहीं बताया होगा। आज तक पढ़े होंगे आप, 11th पढ़ लिए, 12th पढ़ लिए, अब आप ड्रॉपर में पढ़ रहे हो। अगर ये ऐसी चीजें दिमाग लगा रहे हो तो फिर तो बेकार ही है बेटा, फिर क्या मतलब है, फिर तो पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं है कि ऐसे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। जैसे कोई ये देख ले, अगर मैं सपोज ये देख लूं आपकी जगह बैठा हूं XCF4, मैं कह दूं अरे 4 फ्लोरीन पढ़े, हो गया टेट्राहेड्रल, तो मैंने तो ऐसी कम तेजी ज्यादा कर दी मेरे सारे सब्जेक्ट की मैंने, इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं। मैंने 4 फ्लोरीन देख के अगर टेट्राहेड्रल लगा दिया बेटा को, फिर तो सारे सब्जेक्ट को आग लगा के रख दिया हमने केमिस्ट्री को। तो XEF4 4 देख करके मत करो, XEF4 का हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे अपने आप पता लगेगा।
जिनोन है, जिनोन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 आगे, इतना फिर मत्था ही क्यों मारा था? तो देखने से पता लग जाता कि ये इसमें ये कुछ है। जादूगर थोड़ी है बेटा, हम कमाल थोड़ी है हम कि देखते बता देंगे हाँ भाई ये हो गया। तो करके देखना पड़ेगा। जिनोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, 8 + 4/2 हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3d2, हो ही नहीं सकता। टेट्राहेड्रल तो सिर्फ sp3 में होता है बेटा। टेट्राहेड्रल शेप आप देखना, निकाल के देखना। आपकी शायद मैं दूसरी क्लास और इवन हाइब्रिडाइजेशन मिला दूं तो थर्ड क्लास ले रहा हूं इस टॉपिक पर, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन आना ही आना है। ये क्वेश्चन तो माइनस होना ही नहीं चाहिए। तो आपके SF4 HCF4 तो हो ही नहीं सकते, ओनली SiF4 आएगा आंसर आपका। ओनली जो आपने है SiF4 आंसर देना है बेटा। नेक्स्ट देखो प्रॉब्लम, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेनर ट्राइगोनल? विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेनर ट्राइगोनल? ट्राइगोनल प्लेनर देना आंसर। अब वही वो सबसे बड़ा मूर्ख जो ऐसे देखे कि क्लोरीन 3 है, उसको मूर्ख बनाने के लिए तो एग्जामिनर ने भेजा ही है। वो देख ले कि 3 है और यहां से बना दो तो वो मूर्ख है। इसका मतलब आपको निकालने के लिए आपको दिमाग लगाना होगा बेटा, आपको माइंड का यूज करना होगा। और जो अभी हमने बात यूज की, पहले हाइब्रिडाइजेशन यूज करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो। प्लेनर ट्राइगोनल, प्लेनर ट्राइगोनल एक ही हाइब्रिडाइजेशन में आ रहा है हमारा, जिसमें sp2 दिख जाए वो प्लेनर ट्राइगोनल है। वो किसी में पढ़ाई नहीं है हमने प्लेनर ट्राइगोनल। प्लेनर ट्राइगोनल के लिए हमारे पास एक ही है कि इसमें आपको ये देखना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन किस में आएगा। सरफराज का आंसर आया AlCl3। और देखो बाकी स्टूडेंट आंसर करो इसमें, क्योंकि यहां पर यही देखना है, थ्योरी पढ़ने से क्वेश्चन नहीं होते बेटा। देखो आज की एक बात बताता हूं मैं आपको। एक स्टूडेंट आया मेरे पास अभी जस्ट मॉर्निंग, आपसे जस्ट क्लास से पहले की बात एक शेयर कर रहा हूं। 98% मार्क्स बोर्ड में, 98% मार्क्स, लेकिन उसको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहा है सर मुझे तो पता ही नहीं लग रहा क्या हो रहा है, क्या कंपटीशन में क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा। अमेजिंग, 98% मार्क्स वाला बच्चा अगर क्वेश्चन उसको समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये बेटा बहुत बड़ा डिफरेंस है कंपटीशन का और सीधा याद करने का। सीधा याद करने का क्या होता है कि उसमें बेटा सीधा क्वेश्चन आता है। उसमें क्या है, जो आपने पढ़ा वही का वही आ गया और आप लिख के आगे, मतलब उसमें एक वोमिटिंग करना होता है। आपने इकट्ठा किया और जाके दे रहा है, हो गए बोर्ड में आउट ऑफ आउट मार्क्स। यही रीजन होता है कि सारे जितने भी आपके मतलब जो टॉपर होते हैं वो सारे कंपटीशन फाइट नहीं कर पाते। कई बार 60% वाला कर पा रहा है और 98% वाला नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने तो बस रट्टा और जाके सोचा तो कभी है ही नहीं, दिमाग तो लगाया ही नहीं। तो ये उन लोगों के लिए जो हल्के में सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 3 3 3 3, अरे 3 वाला तो sp2 था, तो उसमें क्या दिमाग लगाना पड़ता है, एप्लीकेशंस यूज करनी पड़ती है, एप्लीकेशंस लगानी पड़ती है कि एप्लीकेशंस क्या आएंगी। तो एप्लीकेशन क्या है कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालो बेटा, फिर सोचो, फिर विचारो, फिर क्या डायरेक्ट आंसर दे देना, फिर कभी गलत नहीं जाओगे। sp2। तो उस बच्चे ने मेरे से पूछा, उसने मेरे को कहा कि सर एक बात बताओ कि मैं मतलब बड़ा सोबर बच्चा, बहुत अच्छा बच्चा, कहता सर मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, मैं 98% मार्क्स वाला, लेकिन यहां मेरे से क्वेश्चन नहीं मिल रहे एक भी। तो मैंने उससे एक बात पूछी बेटा, मैंने कहा बेटा इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। वो आज सेंटर पे आया, मैंने बुलाया उसको सेंटर पे। तो सेंटर पे आया तो जैसे ही मैंने एंट्री किया तो उसको पता लग गया यही सर है, और वो खड़ा हो गया। बाद में मैंने उसको अंदर बुलाया, मैंने बोला बेटा, बात करते हुए सारी बात आई 98% वाली की, सर मैं 98% की बच्ची हूं, आज तक कभी कम नंबर आए ही नहीं मेरे, और अब मेरे से क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। फिर मैंने उससे पूछा बेटा कि अभी मैं आया था, आप खड़े क्यों हुए थे? उस बच्चे ने सटाक से जवाब दिया कि सर मैं रिस्पेक्ट करती हूं आपकी। मैंने कहा बेटा बस गलती ही यही है, जो हम आज तक सोचते रहे ना वही आंसर देते रहे। भाई आज आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो रिस्पेक्ट कहां से होगी मेरी? कहते सर आप सर हो ना। तो मैंने कहा बेटा हम भी पढ़ते थे, कई टीचर ऐसे थे जिनको आते ही हम गालियां निकालने लग जाते थे, कोई रिस्पेक्ट होती ही नहीं थी अंदर से, तब भी तो खड़े होते थे जब क्लास में आता था। या दूसरा एग्जांपल मैं कहूं आपको कि हम सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी करते हैं बेटा लाइफ में? मुझे लगता है अपनी मम्मी से ज्यादा तो कोई किसी की रिस्पेक्ट नहीं करता, अपनी मां से ज्यादा तो कोई रिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता किसकी। लेकिन आज मेरी मम्मी आज भी इतना बड़ा हो गया हूं और मेरे रूम में आती है तो खड़ा थोड़ी हो जाता हूं, उल्टा लेट जाता हूं, उनकी गोदी में लेट जाऊंगा, उनको पकड़ लूंगा, चिपक जाऊंगा, लेकिन रिस्पेक्ट तो सबसे ज्यादा वो है। इसका मतलब रिस्पेक्ट बेटा आंसर ही नहीं है, रिस्पेक्ट उस चीज का आंसर नहीं है। आप किसी भी महकमे में चले जाओ,
जो भी आपको कोई काम की बात बताने आएगा तो आप सब लोग एक साथ खड़े हो जाओगे। उसका रीजन ये होगा कि क्लास में हम लोग खड़े क्यों होते हैं जब कोई टीचर आता है या अनजान आदमी भी आता है, इसको फर्स्ट टाइम देखते हैं तब भी आता है और हम सब लोग खड़े हो जाते हैं। तो खड़े होने का रीजन क्या होता है कि पहले हम दोस्त हैं, कोई किससे बात कर रहा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा, लेकिन उसके दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है, XYZ, कल की बात सोच रहा है, ये पिछले साल की बात सोच रहा है, यार ये गलती हो गई थी मेरे से। एक्चुअली खड़े होने का मतलब है सारे एक साथ अटेंशन हो गए, सेंट्रलाइज हो, कॉन्सेंट्रेट हो गए। अब उस बंदे या बंदी की बात हमने सुननी है क्योंकि वो हमारे काम की बात है। तो ये फर्क है बेटा कंपटीशन और बोर्ड में। बोर्ड में तो जो हम पढ़ते आए बस सीधा लगा दो, सही है। कंपटीशन में वही चीज गलत होगी, वहां रिस्पेक्ट नहीं, वहां थोड़ा सोच के आंसर देना है। वहां सोचोगे तो आपको पता लगेगा अरे हाँ ये खड़ा एक साथ होने का तो रीजन कुछ और ही था, चाहे रिस्पेक्ट किसी बंदे करें चाहे नहीं करें हम, लेकिन हम कॉन्सेंट्रेट हो गए उस पर। सही आंसर बेटा कॉन्सेंट्रेट होता है। कंपटीशन में यही है, जो चीज आप पढ़ते हो सर ने पढ़ा दी, अब क्वेश्चन करने लगे तो आपको अप्लाई करनी है। भी क्या हो सकता है उन चारों ऑप्शन में? अक्सर ऐसा होगा जो अभी मैंने एग्जांपल दिया, अक्सर एक आंसर ऐसा होगा जो आपको लगेगा यही आंसर हो सकता है, और फिर जरा सोचोगे तो पता लगेगा नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, ये वाला सेकंड वाला आपका आंसर हो सकता है। मतलब अगर टीचर क्लास में आता है तो खड़े होते हैं, रिस्पेक्ट कभी आंसर नहीं है। आंसर क्या है? आंसर है कॉन्सेंट्रेशन, टू कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट होने के लिए हम सारे एक साथ खड़े होते हैं। कंपटीशन में ऐसे ही है, जब क्वेश्चन आता है तो एक एक ऑप्शन को देखो, ऑप्शन के हिसाब से आंसर दो, आपसे ऑप्शन क्या चाहता है। तो इसमें आपका देखो AlCl3D सभी ने दिया बेटा, सही आंसर सरफराज के बाद याशा का आया है, रितु का आया है, सदफ का आया है, तानिया का आया है, सबका आंसर आया है। जिन्होंने डी आंसर दिया उन्होंने बिल्कुल सोचा है कि अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पता कर लूं बेटा, उन्होंने सोचा कि सर अगर हाइब्रिडाइजेशन पता कर लें तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और हाइब्रिडाइजेशन सबके निकालने हमें आते हैं, और कई तो डायरेक्ट रटे हुए होते हैं। जैसे NH3 तो आंसर हो ही नहीं सकता था क्योंकि ये तो रटा हुआ है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन NH3 का रटा हुआ होगा। क्या आंसर है बेटा NH3 का हाइब्रिडाइजेशन? रटा होगा ना हाइब्रिडाइजेशन तो NH3 का। क्या आंसर होता है इसका? हाइब्रिडाइजेशन क्या है NH3 का? डायरेक्ट याद होना चाहिए बेटा NH3 का, मैं आपसे जैसे पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन NH3 का बेटा क्लियर याद होना चाहिए। sp3 सबको याद होना चाहिए, बिल्कुल सही है। sp3 देखो कितने सारे आंसर आ गए मेरे पास। PCl3 उसी फैमिली का, sp3 ClF3 का मुझे नहीं पता, मुझे निकालना पड़ेगा। हाइब्रिडाइजेशन क्लोरीन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और फ्लोरीन है 3/2 5 sp3d। AlCl3 बोरोन फैमिली का, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3+3, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3+3, तो 3 है तो देखो अब क्या आ गया आपके पास 3+3/2, 3 वाला। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गया बेटा देखो sp2। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब लॉजिक से समझना है आपने, कि लॉजिक से समझना है आपने कि आप आंसर क्या दे रहे हो बेटा, sp3 दे रहे हो या sp2। तो उसने प्लेनर ट्राइगोनल पूछा था, प्लेनर ट्राइगोनल ऑलवेज जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आएगा आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपके स्क्रीन पे मैंने लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एक्सपेक्टेड फॉर द मॉलिक्यूल ऑफ XCOF4। XCOF4। अब आपके पास सीधा क्वेश्चन नहीं आया बेटा, अब थोड़ा घूम के क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। XCOF4, समीर का आंसर आया बी, शिवानी बी। तो बेटा एक चीज तो याद रखनी है कि टेट्राहेड्रल sp3 हाइब्रिडाइजेशन में आएगा शेप, ये क्लियर है। टेट्राहेड्रल sp3, स्क्वायर पिरामिडल या स्क्वायर प्लेनर या स्क्वायर बाई पिरामिडल ये आपके आते हैं sp3d2 में। स्क्वायर प्लेनर भी आता है sp3d2 में, और ऑक्टाहेड्रल जो आता है वो भी आता है sp3d2 में। ये तीनों में हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता है। फर्क क्या होता है, अगर 6 के 6 बॉन्ड होते हैं तो बेटा ऑक्टाहेड्रल हो जाता है, 6 के 6 बॉन्ड होते हैं। 5 बॉन्ड होते हैं, ये 4 होंगे तो स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल क्या होंगे, 5 बॉन्ड होंगे। तो ये याद करने का तरीका बेटा ये है कि इसका मतलब टेट्राहेड्रल जो है उसमें sp3 है, और sp3d2 के अंदर तो 3 टाइप की शेप पॉसिबल थी, 3 टाइप की शेप पॉसिबल है। वो बॉन्ड पर डिपेंड करेगा, 6 के 6 बॉन्ड है तो आपका ऑक्टाहेड्रल 6 का 6 है, तो इनको आप जो है बना करके भी याद कर सकते हो।
OSP ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर पिरामिडल, और आपका जो है स्क्वायर प्लेनर, P से प्लेनर, S से स्क्वायर पिरामिडल, O से, तो ये तभी हो सकते हैं जब आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आए। तो XeO4 अभी निकाला बेटा। जिन्होंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो गया, ऑक्सीजन काउंट नहीं करना, 4 फ्लोरीन हो गए बाई 2, तो 5 वाला हाइब्रिडाइजेशन sp3d। लेकिन बॉन्ड देखो, एक ऑक्सीजन 4 फ्लोरीन 5 बॉन्ड है। बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा काउंट करता हूं, पाई काउंट नहीं करता। हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड यूज नहीं होते बेटा, हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कभी भी पाई बॉन्ड यूज नहीं होता है। यहां से आ जाओ, एक बार मैं फिर बोल रहा हूं। पहला क्वेश्चन देखो, आपने देखा आपके सामने SnCl2, शेप ऑफ गैसियस SnCl2, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के करोगे, और कोई तरीका नहीं है। लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ गया, नॉट प्लेनर। अगर प्लेनर आ जाए तो सबसे पहले sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखा करो। प्लेनर है तो sp एंड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो प्लेनर है। तो जिसमें sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिसिंग है वो नॉट प्लेनर होगा, जिसमें मिसिंग है तो वो नॉट प्लेनर होगा। तो C2H6 इसमें मिसिंग है, क्योंकि इसमें C2H6 में sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है। फिर मैंने क्वेश्चन दे दिया टेट्राहेड्रल कैसे याद रखोगे बेटा? टेट्राहेड्रल मतलब sp3d, sp एक ही बात है, एक ही केस है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 बॉन्ड, sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 4 बॉन्ड। और फिर आपके पास में दिया मैंने प्लेनर ट्राइगोनल, एक ही केस है, प्लेनर ट्राइगोनल, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, डायरेक्ट देख के सोल्व कर सकते हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये XeO4 फिर बना के आपको देखना पड़ेगा। इस टाइप से हम शेप वगैरह डिसाइड कर सकते हैं। जब बेटा हमें शेप्स पता लग जाती हैं तो हम एक चीज निकालते हैं, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। ये डायपोल मोमेंट जो है ये किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी देखने में काम आता है, पोलैरिटी, नॉट प्लेनरिटी। अभी थोड़ी देर पहले हम प्लेन की बात कर रहे थे, प्लेन तो ज्योमेट्री से रिलेटेड है। पोलैरिटी मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी है, प्लस माइनस है या नहीं है, पोल बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, पोल प्लस माइनस बनते हैं तो उसको हम पोलैरिटी कहते हैं। तो किसी भी मॉलिक्यूल में जो पोलैरिटी का मेजर करते हैं उसको हम बोलते हैं डायपोल मोमेंट। और डायपोल मोमेंट एक्चुअली मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करेंगे? कोई भी पोल बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, तो उनके बीच डिस्टेंस होगी, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस सेपरेटिंग चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मतलब क्यू, कुल मिला के Q इंटू डी। जैसे ही मान लो एक आपके पास चार्ज है प्लस Q, एक चार्ज है माइनस Q, उनके बीच का डिस्टेंस है R। तो कोई भी एक टाइप का चार्ज ले लो, चाहे प्लस ले लो चाहे माइनस ले लो चार्ज, और बीच का डिस्टेंस R या D ले लो, R भी बोल सकते हो D भी बोल सकते हो, जैसे D लिखा है आपने। तो म्यू इज इक्वल टू जो होता है बेटा वो Q इंटू डी होता है, Q इंटू डी। चार्ज, आइदर टाइप ऑफ चार्ज और बीच के डिस्टेंस जो है उनके प्रोडक्ट को हम बोलते हैं म्यू या डाइपोल मोमेंट। आपने इस तरह के वर्ड पहले बड़े यूज किए हैं बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट वो अलग चीज थी, एंगुलर मोमेंटम वो अलग चीज थी। अब जो हम यूज करने जा रहे हैं म्यू इज इक्वल टू Q इंटू डी। किसी भी टाइप का एक चार्ज और उनके बीच का डिस्टेंस का जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन आएगा बेटा उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलेंगे। और इसको हम दिखाते हैं ऐसे, जैसे मान लेते हैं H और Cl, तो H और Cl में देखो, H और Cl में Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींचेगा, तो हम एरो ऐसे लगा देंगे कि ये बॉन्ड को अपनी तरफ खींच रहा है। इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, उतना ही इधर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी एक टाइप का चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस, इसका प्रोडक्ट लेते हैं Q इंटू डी, दैट इज नोन एज म्यू। म्यू मतलब डायपोल मोमेंट, मतलब इसका मतलब ये म्यू जो है बेटा एक कैलकुलेशन है, डायपोल मोमेंट होता है। डायपोल मोमेंट, इसके जो यूनिट है, अब आप खुद ही कह रहे हो, देखो बेटा इस बात को समझते हैं, ये काफी काम आने वाली चीज है कि हम कहते हैं कि दो पॉइंट है हमारे पास, A और B के बीच शेयरिंग है सपोज। अब A और B के बीच शेयरिंग है और इलेक्ट्रॉनों को ये B अपनी तरफ खींच रहा है, तो ऐसे लगा दिया हमने, इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। सपोज चार्ज की वैल्यू है Q,
इसकी भी क्यू होगी। दोनों के बीच का डिस्टेंस है डी, हमें उसके बीच पोलरिटी निकालनी है, तो हम कहेंगे म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। अब मुझे यूनिट की बात करनी है बेटा, तो यूनिट देखो, यूनिट क्या हो सकता है, डायपोल मोमेंट का यूनिट क्यू चार्ज है, तो चार्ज वाला यूनिट होगा तो कूलाम हो जाएगा बेटा, और डी डिस्टेंस है तो मीटर हो गया, कूलाम मीटर, यूनिट कूलाम मीटर। तो कूलाम मीटर जो हुआ आपके पास एसआई यूनिट आया, डायपोल मोमेंट का यूनिट एसआई यूनिट कूलाम मीटर आया। छोटा यूनिट करोगे तो कूलाम का छोटा यूनिट ईएसयू है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट मीटर का सेंटीमीटर है, ये एमकेएस यूनिट आ गया ऊपर वाला, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट यही है, ऊपर वाला हम एमकेएस यूनिट कर रहे हैं, ये सीजीएस यूनिट हो गया, ईएसयू सेंटीमीटर, आपका सीजीएस यूनिट हो गया, ईएसयू सेंटीमीटर। और आजकल हमने क्या कर दिया है कि इसको एक नॉर्मल यूनिट में यूज किया है जिसको बोलते हैं डिबाई, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट बेटा, तो आप बोलेंगे तीनों यूनिट है, सारे यूनिट है बेटा, नॉट ओनली डिबाई। क्या क्या यूनिट कह सकते हो, आप फार्मूले से चेक करो बेटा। तो आपके पास Q इंटू डी आ रहा है, तो कूलाम मीटर हो सकता है। अगर वो एसआई यूनिट कहता है स्पेशली, ही इज आस्किंग अबाउट द एसआई यूनिट, देन यू विल गो विद कूलाम मीटर, यू विल गो विद कूलाम मीटर, सीएम या ईएसयू सेंटीमीटर या डिबाई। ये ऐसा पॉइंट है जो मेडिकल के स्टूडेंट को काफी तंग करता है, एक टॉपिक जो है अभी मैं कराने जा रहा हूं, बिकॉज इसमें मैथमेटिक्स का यूज होता है काफी, तो इस चीज को समझना है। अभी मैं आज इसमें इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको, जिसको कल हम इसमें डिटेल करेंगे। तो कूलाम मीटर और ईएसयू सेंटीमीटर, सीजीएस या डिबाई। अब यू नो जो आपके पास 1 कूलाम होता है, 1 कूलाम, तो 1 कूलाम इज इक्वल टू, आपने ईएसयू करना है, तो आपको याद होगा मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था, आपको याद है बेटा किसी को 1 कूलाम में कितना ईएसयू होता है, याद हो तो मैंने आपको एक चार्ज बताया था, मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है, या फिर क्या बताया था मैंने, याद होगा 4.8 इंटू 10⁻10 ईएसयू। तो इसका मतलब ईएसयू देखो कितना हो गया आपके पास, इसको इसे कैंसिल करोगे तो 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। तो डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू, 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। एक कूलाम में 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू, तो 1 मीटर में तो आपको पता ही है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। तो आप इसको अगर कन्वर्ट करोगे तो फिर आपको देखो ये वाले फार्मूले याद करने पड़ेंगे कि 1 dBu, 1 डिबाई इज इक्वल टू, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप आ जाएगा, 1 डिबाई इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर, 1 डिबाई। अगर आपको इसको कूलाम में कन्वर्ट करना है तो 1 ईएसयू की वैल्यू रख दो और सेंटीमीटर की वैल्यू रख दो, सेंटीमीटर की मीटर में वैल्यू रख दो, ईएसयू अभी आपने रखा 1 ईएसयू इज इक्वल टू, वो आपकी कूलाम में वैल्यू रख दो, तो आपके पास ये आ जाएगा, बड़ा सही सा यूनिट है, 3.33 इंटू 10⁻30 कूलाम मीटर। तो आपको याद तो एक ही रखना है बेटा, आपको याद जो है वो एक ही रखना है, उससे दूसरे निकल आएंगे आपके पास। जैसे ये रखना है आपने कि 1 डिबाई इज इक्वल टू, ये नोमेरिकल्स में काम आएगा आपको, 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18 ईएसयू सेंटीमीटर। आपको इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है, 1 डिबाई इज इक्वल टू 10⁻18, अभी मैंने आपको बताया 1 कूलाम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ईएसयू। तो ईएसयू इज इक्वल टू वैल्यू रखो 1/3 इंटू 10⁻9, 1 ईएसयू इज इक्वल टू इतना कूलाम। अभी मैंने बताया 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू
1/10⁻²मीटर। इसको सोल्व करो आप, 1 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 10⁻−18 और ये 9 और 11 कूलम मीटर। तो 1 इज इक्वल टू 1/3, 10⁻−18 है तो 10, ये कितना हो गया -18, 9, 10, 11 आ गया था ना आपका, 8, 9, 29। तो आप ऐसे याद रख सकते हो ना, 0.3 इंटू या 0.3 अप्रोक्सीमेट या 33 इंटू 10⁻−29 कूलम मीटर। तो याद रखने के लिए ये भी बेटर है कि एक पॉइंट इधर ले जाओ, 3 अप्रोक्सीमेट 3.3 इंटू 10⁻, फिर -3 0। तो 3.3 इंटू 10⁻−30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। ये तान्या विजिबल नहीं हो रहा, बाकी स्टूडेंट के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है क्या ये वाला? बेटा विजिबिलिटी का किसी और बच्चे के साथ भी प्रॉब्लम आ रहा है? फरीन नोस्टर, अच्छा तान्या क्या रीजन है? देखो बेटा आपके और कोई स्टूडेंट जिसको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आ रहा हो? हरीश नो नो नो, हाँ बेटा तो आप उसमें देखो अपने वाला कोई रीजन होगा, आपके नेट का प्रॉब्लम हो गया होगा। तो देखो बेटा, तो इसका मतलब देखो जिन जिन के ये प्रॉब्लम आ रहा है, एक दो स्टूडेंट हैं, तो वो आप ये ध्यान रखेंगे। इधर दोबारा आता हूं मैं डाइपोल मोमेंट में। तो डाइपोल मोमेंट एक्चुअल है क्या? डाइपोल मोमेंट किसी भी कोवलेंट बॉन्ड, डाइपोल मोमेंट में आपने कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर जाना है बेटा। जैसे HCl का एग्जांपल जो मैंने दिया है, ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। तो जो भी आपके पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में Q और D का जो प्रोडक्ट होता है, Q का मतलब बेटा चार्ज, आइदर टाइप ऑफ चार्ज, चाहे पॉजिटिव और चाहे नेगेटिव, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। तो ये जो आपका यहां लिखा है, इसे दो बार लिखता हूं, अगर मैं पीछे लिख देता हूं बेटा तो फिर दोबारा भी लिखता हूं मैं। इधर देखो, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। कोई भी आइदर टाइप ऑफ चार्ज और जो उसके बीच डिस्टेंस है, उनका जो प्रोडक्ट होता है, चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है बॉन्ड का, उस बॉन्ड की पोलरिटी को हम पोलर बोलते हैं। प्लेनर और पोलर में फर्क समझना है बेटा। ये पोलर है, ये आपका पोलर है। दूसरी बात क्या है कि 1 इज इक्वल टू, इधर मेरे पीछे लिखा हुआ था इधर, तो मैंने दोबारा लिख दिया था बेटा। यही वाली जो इधर पीछे वाली चीज है, इधर वाली, ये यहां लिखी हुई है, देखो 1 इसलिए मैंने दोबारा सर्किल किया था इसमें। 1 इज इक्वल टू 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर होता है। कूलाम में करोगे तो 3.3 कर दो या 3 कर दो, जैसे याद रहता है आपको। 10⁻−30 कूलाम मीटर होगा। यूनिट कोई सा भी निकाल सकते हो आप। यूनिट अगर आप निकालोगे तो कैसा भी यूनिट निकाल सकते हो आप, ऐसा यूनिट। ये सारे डिस्कस किए हैं मैंने, देखो कूलाम मीटर भी किया है, कूलाम मीटर, ESU सेंटीमीटर या डिबाई, कोई भी यूनिट पॉसिबल है। सिर्फ आपको उसमें चेंज करना आना चाहिए बेटा। जो इधर मैंने चीज लिखी थी, जो इधर कन्वर्जन किया है, वो ये है आपका। जो पीछे लिखा हुआ वो ये चीज है कि 1 कूलम इज इक्वल टू इतना है। तो आप ये 1 कूलम इज इक्वल टू ऐसे याद रख सकते हो डायरेक्ट, 3 इंटू 10⁻⁹ या मैंने पहले आपको करवाया था इलेक्ट्रॉन का चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज था 1.6 10⁻19 कूलम, इज इक्वल टू था 4.8 इंटू 10⁻−10 ESU। ये वाला किया था आपने। तो यहां पर 1 कूलम इज इक्वल टू कैंसिल करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटू 10⁻9 ESU। तो 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻9 ESU होता है बेटा। तो ये आपने डेफिनेशन याद रखनी है, इंट्रोडक्शन। डिटेल हम इसमें कल करेंगे। अगेन रिपीट कर दो एक बार कि डायपोल मोमेंट जो देखा जाता है कौन से टाइप के लिए बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। मैं क्वेश्चन बनाता हूं। म्यू नॉट इक्वल टू 0.4,
पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, पोलर, कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर, कोवलेंट बॉन्ड फॉर बोथ, नन ऑफ दीज। क्या आंसर दोगे बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, बिल्कुल सही बेटा। तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए मतलब बॉन्ड में पोलैरिटी के लिए एक चीज जो यूज होती है, उस पोलैरिटी के लिए, प्लस माइनस के लिए यूज होती है, उसको हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं बेटा। तो इसका डिटेल जो हम स्टडी करेंगे वो कल की क्लास में करेंगे, बट एक अनाउंस और कर रहा हूं बेटा, कल की क्लास में हम पेपर डिस्कशन भी करेंगे। जो आपका टेस्ट हुआ था मंडे को, वो डिस्कशन भी करेंगे कल वाली क्लास में। और परसों में मैं करूंगा आपका डीपीपी, आपने करनी है बेटा पीरियोडिक टेबल वाली कंप्लीट। पीरियोडिक टेबल का डीपीपी डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट से नेक्स्ट में। कल वाली में जो होगा पेपर और प्लस आगे वाला जो टॉपिक है हमारा, ये करेंगे हम कल वाले टेस्ट के अंदर। तो मार्क्स भी कल डिस्कस करूंगा बेटा। तो लेट्स सी इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।